सैटेलाइट। तो व्हाट इज अ सैटेलाइट? ठीक है, इट इज an object which revolves around a much larger object। जैसे कि मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो अर्थ का मास मून से बहुत ज्यादा है। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो सन का मास अर्थ से बहुत ज्यादा है। तो कोई भी चीज अगर किसी ज्यादा हैवी चीज के अबाउट घूमे, तो उस छोटी चीज को उस बड़े ऑब्जेक्ट की सैटेलाइट कहकर बुलाते हैं। पर मेनली हम यहाँ ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का मास ME और अर्थ का रेडियस RE। ME की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg होती है, और RE की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स होती है। और इसके चारों तरफ ये एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल m, और ये अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर है। और किसी वेलोसिटी v0 से ये ऐसे घूम रही है। तो अर्थ का रेडियस RE, तो अगर अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के सेंटर को देखें, तो वो जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को सपोज हम लोग स्मॉल r लिख लें, तो ये स्मॉल r की वैल्यू RE+H होगी, और यही इस सैटेलाइट का ऑर्बिट हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अब अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो ये जो फोर्स है, इसको लिखा जा सकता है G इंटू अर्थ का मास इंटू सैटेलाइट का मास अपॉन RE+H का स्क्वायर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं G इंटू अर्थ का मास इंटू सैटेलाइट का मास अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब क्योंकि ये फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है, तो इट विल एक्ट लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स के बारे में हम लिख देते हैं, दिस फोर्स acts as सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स जो है ना, GMEM अपॉन R स्क्वायर, इसको वी कैन राइट M, और इसकी वेलोसिटी हमने V0 मानी है, तो V0 का स्क्वायर अपॉन R। तो एक R से एक R कैंसिल, एक M से ये M भी कैंसिल, तो V0 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ GME अपॉन R। इसी को ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ GME अपॉन RE+H। ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का नाम है
ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी with which the satellite revolves around the planet. So this is the derivation of orbital velocity. दिक्कतें ये है, एक तो पहली चीज तो ये है कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जैसे ये वेलोसिटी, ये हमने क्या मान के निकाला, ये हमने ये मान के निकाला ना कि ये सर्कल में घूम रहा है ना। अब लेकिन जैसे कि हमने एक बार पहले केपलर के लॉज में पढ़ा था कि अर्थ है चाहे कोई भी प्लेनेट है, वो सर्कल में तो घूमता नहीं, वो तो एलिप्स में घूमता है ना। तो वो ये भी एक बात होती है कि एलिप्स में कब घूमता है, जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं सर्कल का, तो हम तो सर्कल मान के कर रहे हैं, लेकिन एलिप्स में घूम सकता है। तो इसलिए ना, अगर ये वाली वेलोसिटी जो है अंडर रूट ऑफ GM/r, अगर ये वेलोसिटी है प्लेनेट के पास या सैटेलाइट के पास, तब वो सर्कल में घूमेगी। अगर ये वेलोसिटी नहीं है, तब क्या होगा वो देखिए, ठीक है। पर पहले इस वेलोसिटी के बारे में आप ये देखिए, इस वेलोसिटी में अर्थ का मास तो आ रहा है, पर सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा। मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि V0 यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। वो सिर्फ जिस बॉडी के चारों तरफ वो सैटेलाइट घूम रही है ना, जैसे इस केस में अर्थ के चारों तरफ घूम रही, तो वो अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि आप इसमें ये देखिए कि जो h है यानी हाइट यानी डिस्टेंस, वो डिनोमिनेटर में आ रहा। तो जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से और ऊपर जाती जाएगी, वैसे वैसे उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि एज द height of the satellite from the Earth's surface increases, the orbital velocity will decrease। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। इसका ये भी मतलब है कि जैसे जैसे हाइट कम होगी, वैसे वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो सही बात है। तो उन्होंने एक इमेजिनरी चीज मानी, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई सैटेलाइट ऐसी हो जो अर्थ की सरफेस से सिर्फ सपोज 20 किलोमीटर ऊपर है, 15 किलोमीटर ऊपर है, तो हमारे लिए तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, लेकिन अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो अगर वो h यानी हाइट, वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर ई के कंपैरिजन में h को निग्लेक्ट कर सकते हैं। वो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ एम ई अपॉन आर ई आता है। मतलब अगर जैसे ये है अर्थ और सैटेलाइट बिल्कुल पास में ऐसे घूम रही है,
ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। बाई चांस ये कभी पूछ ले कि जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत पास है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, वो कितनी है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो सैटेलाइट है ना, ये अर्थ का एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगा दी? 84.6 मिनट्स, या फिर 1.41 आवर्स में। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 1.41 आवर्स होता है। तो ये भी बाई चांस पूछ लें कि इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, इट विल बी 84.6 मिनट्स। बताओ, ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब ये तो खैर बात हो गई। हाँ बोलो। भाई ये तो मैंने कहा कि अगर एच मतलब जो हाइट है ना, जो सैटेलाइट की हाइट है अर्थ की सरफेस से, मान लो वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ऊपर कोई सैटेलाइट है, तो वो एच जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में कम नहीं है। तो अब ये फॉर्मूले में जैसे आर ई प्लस एच लिखा है, तो अब 6400 में 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 6410। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो वही तो वो कह रहे हैं कि आप एच को निग्लेक्ट भी कर दें तो कोई आंसर में फर्क पड़ना ही नहीं। देख लीजिए, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। हाँ, तो मैं आपसे ये बता रहा था, ये वेलोसिटीज जो है ना, ये वेलोसिटीज किस चीज के लिए? कि सर्कल में घूमे। लेकिन अगर एलिप्स में घूमे तो, या मान लो घूमे ही ना तो, है ना? तो इसलिए ना दो चार कंडीशन है, मैं वो कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये सैटेलाइट घूम रही है ना, कोई आदमी इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू करे, बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए, एक टाइम ऐसा आता है कि अगर हम इसकी सेट वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें बाय, ध्यान से इस वैल्यू को याद रखना, 41.4%। कितना? 41.4%। तो ये अर्थ को छोड़कर एस्केप कर जाए। और एस्केप भी आप देखिए सीधी लाइन में नहीं कर रही, एक कर्व में कर रही। ये जो कर्व है ना, ये कर्व है पैराबोला। यहां पे अपन लिखते हैं कि इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी वी नॉट इज इंक्रीज्ड बाय 41.4%, then the satellite escapes the earth in a कम से कम इतनी तो बढ़ानी पड़ेगी, अगर इतनी नहीं बढ़ाओगे ना तो एस्केप नहीं कर पाएगी। अच्छा, कोई कहे कि यार मैंने तो 50% बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा? क्या तब एस्केप करेगी कि नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी यार, और ज्यादा दोगे तो करेगी, है ना? अगर मान लो और ज्यादा बढ़ा दो ना, तो एस्केप तो करेगी, लेकिन अब जो पाथ होगी ना, तो और ऐसे खुल जाएगी और ऐसे। नहीं, एलिप्टिकल को चली गई ना। तो इफ इट इंक्रीजेस बाय मोर देन
41.4%। तो सैटेलाइट फिर एस्केप कर जाएगी, लेकिन अब वो पैराबोलिक पाथ में नहीं करेगी। ये जो पाथ है ना, ये पाथ है एक हाइपरबोला। यानी यहां लिखते हैं, इफ वी नॉट इज increased by more than 41.4%, then the satellite escapes the Earth in a हाइपरबोलिक पाथ। अच्छा, मान लीजिए कोई कहे कि मैं तो 41.4% बढ़ा ही नहीं सकता, मैं तो 10% बढ़ा सकता हूं, फिर क्या होगा? या फिर नहीं एस्केप कर पाएगी ना। तो फिर पता क्या होगा? हाँ, मतलब अगर आपने कम बढ़ाई तो थोड़ा सा ऐसे तो गया, थोड़ा सा ऐसे तो गया, लेकिन अर्थ एक्चुअली ये अर्थ है ना, ये है ऐसे गया, लेकिन अर्थ ना इसको दोबारा खींच लेती। तो इसकी पाथ सर्कुलर की जगह एलिप्टिकल होती। तो यानी इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय लेस देन 41.4%, तो particle will not be able to escape, but it will also not move in a circle. It will start moving in elliptical path. या लिख देते हैं, if v naught is increased by less than 41.4%, the satellite cannot escape, but it starts moving in an elliptical path। तो सारी तरह की पाथ हो गई। मतलब अगर कोई अपन से पूछे कि सैटेलाइट क्या हमेशा सिर्फ सर्कल में घूम सकता है, हम कहेंगे नो। सर्कल में तो वो सिर्फ तब घूमता है जब उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। अगर अपन इसको 10% बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें, तो फिर वो एलिप्स में घूमने लगता है। अगर 41.4% बढ़ा दें तो एस्केप कर जाता है, लेकिन कैसी पाथ में? पैराबोलिक में। यदि अपन 41.4% से भी ज्यादा बढ़ा दें तो भी एस्केप कर जाता है, पर कैसी पाथ में? हाइपरबोला। समझ में आया लॉजिक? तो सैटेलाइट कैन एक्चुअली मूव इन ऑल द पाथ। ये कर लो, इसको याद भी कर लो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि कई सवाल मैंने ऐसे देखे, कहते हैं सैटेलाइट की वेलोसिटी को 10% बढ़ा दिया तो क्या होगा? पहला ऑप्शन दे देंगे, इट विल मूव इन अ पैराबोला। सेकंड कह देंगे इट विल मूव इन अ हाइपरबोला। थर्ड कह देंगे इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। चौथा कह देंगे इट विल मूव इन द एलिप्टिकल पाथ। तो मुझे लगता है सब, हाँ, समझ में आ गया ना लॉजिक? हाँ, चलो कॉपी। अब अच्छा, अगर हाँ ये भी बात सही है, मान लो ऑर्बिटल से कमी कर दो तो फिर तो गिर ही जाएगा यार, अर्थ पे गिर जाएगा ना।
फिर सैटेलाइट कहाँ, फिर तो वैसे ही गिर गया। टाइम पीरियड ऑफ तो ये है अर्थ का रेडियस आर ई है। ये है सैटेलाइट जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रही है, तो इट विल मूव इन अब ये वाला डिस्टेंस है एच, ये है आर ई। जो स्मॉल आर होगा वो होगा आर ई प्लस एच। अब आप ये सोचिए कि इस सैटेलाइट को पूरा सर्कल में घूमने के लिए जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो होगा 2 पाई स्मॉल आर, है ना। और ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी है स्क्वायर रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। तो जो टाइम पीरियड कैपिटल टी वो होगा डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि हम ना इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा, टी का स्क्वायर 2 हो जाएगा 4, फिर पाई स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर अपॉन जी, फिर एम, और एक आर और ऊपर आएगा तो यानी टी स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, और आर की पावर 3। यहाँ एम मतलब एम ई है अर्थ का। अब आप 4 तो कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, एम ई मतलब अर्थ का मास ये भी कांस्टेंट है। तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो हम इनको ये लिख दें। देखो यही तो केपलर का थर्ड लॉ। तो केपलर ने वो जो लॉ दिया था ना, केपलर ने ऑब्जर्वेशन से लॉ दिया था, मतलब उसने देखता रहा वो बहुत दिन तक, फिर हम लोगों ने डिराइव कर दिया। इस के की वैल्यू कितनी है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी और एम। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के पावर। सिंपल सी बात है भाई, हाइट ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। मतलब ये हो गया कि जैसे ये अर्थ है, मान लो 2 सैटेलाइट हैं, एक ये सैटेलाइट है इसकी हाइट है h1 और इसका टाइम पीरियड t1 है। एक दूसरी सैटेलाइट है, हाँ एक मिनट रुको ना, इसकी हाइट है h2 और इसका टाइम पीरियड है t2। तो अब t1 का स्क्वायर होगा के आर ई प्लस h1 का क्यूब, और T2 का स्क्वायर होगा के आर ई प्लस H2 का क्यूब। तो एक ना रिलेशन बनता है ये वाला, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे इसमें क्या है, अब देखो टी स्क्वायर जो आया ना वो आया ए, ए को वैल्यू लिखी 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई आर ई प्लस एच
की पावर। अगर आप हाइट बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर हाइट होती है। ये हाइट होती है 35,890। ये वैल्यू याद रखना, 35,890। अगर हम ये वाली हाइट रखते हैं ना और अर्थ को अपना वही 6400 रखते हैं, तो सॉल्व करके ना जो टाइम पीरियड आएगा ना, ट्वेंटी फोर आवर्स। तो कभी बाई चांस पूछ लेना कि अगर किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर है तो उस सैटेलाइट की हाइट कितनी? 35,890 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ये अर्थ, मास ME, रेडियस RE, और ये सैटेलाइट है, SI2 पर है। सैटेलाइट का मास स्मॉल m, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब देखो ना, जो सैटेलाइट है उसका सेंटर और जो अर्थ है उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? RE+H है ना। यानी स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? RE+H। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होता था? -GM1m2/r। तो -G और अर्थ का मास, पार्टिकल का मास, ऑन स्मॉल r, यानी ये आ गया -G। पहली चीज तो ये समझो, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? इसलिए निगेटिव है क्योंकि जो फोर्स होती है ना वो अट्रैक्टिव है। अब निगेटिव है और हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका अगर हम ग्राफ बनाए ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्मॉल आर, तो ये ना ऐसा ग्राफ बनता है। पहली चीज तो निगेटिव है ना, निगेटिव, इससे नीचे बनेगा, ऊपर तो बन नहीं सकता। इट विल बी लाइक दिस। इस ग्राफ का जो शेप है ना, वो शेप है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोल।